नमस्कार, मैं राहुल गौड़। मेरे पॉडकास्ट मझधार पर आपका स्वागत है। इस पॉडकास्ट में मैं आपको साहित्य की विभिन्न विधाओं जैसे कहानियाँ, कविताएं, संस्मरण, निबंध, व्यंग आदि के रोचक, अर्थपूर्ण, मज़ेदार और हृदय स्पर्शी अंश पढ़कर सुनाता हूँ। कृपया मेरे पॉडकास्ट को फॉलो करें, रेट करें और पसंद आए तो शेयर भी करें। आज के एपिसोड में मैं आपके लिए वरिष्ठ पत्रकार, रचनाकार और आलोचक ओम थानवी जी के एक संस्मरण फैज़ के कराची में से कुछ अंश लाया हूँ, जो साहित्यिक पत्रिका नया ज्ञानोदय के मई 2014 के सरहद विशेषांक में छपा था। मैं वाचन प्रारंभ करूं इससे पहले ये बताऊं कि थानवी जी का मेरे लिए सबसे पहला और बड़ा परिचय यह है कि वे करीब 3 दशकों तक 1989 से 2015 तक एक महत्वपूर्ण, निष्पक्ष और निर्भीक हिंदी अखबार जनसत्ता के संपादक रहे। इस दौरान अन्य हिंदी अखबारों के बरक्स जनसत्ता न केवल अपनी धारदार रिपोर्टिंग्स के लिए बल्कि अपने साहित्यिक कलेवर के लिए भी जाना जाता रहा। बाद में जब यह भी ज्ञात हुआ कि थानवी जी का बीकानेर से बड़ा गहरा संबंध है, जो कि सौभाग्य से मेरा भी गृहनगर है, तो लगा कि परिचय व्यक्तिगत हो चला है। थानवी जी के संस्मरण का जो अंश मैं आपके लिए लाया हूं, उसके केंद्र में भी बीकानेर ही है। इस संस्मरण में उन्होंने बीकानेर के मोहता सेठों द्वारा कराची में बनवाए गए मोहता पैलेस नाम की इमारत की अपनी यात्रा के बारे में लिखा है और साथ ही कराची के बारे में भी बहुत कुछ रोचक जानकारियां दी हैं। विभाजन पूर्व के राजस्थानियों में कराची शायद मानसिक रूप से बहुत दूर नहीं था। मेरे अपने दादा दादी की बातों में मैंने ये जिक्र सुना है कि फलां चीज़ कराची से मंगवाई गई थी। आज के समय में जब पाकिस्तान का जिक्र तेवर और आस्तीन चढ़ाए बिना होना असंभव सा लगता है, ऐसे समय में इस संस्मरण को पढ़ना अतीत की एक गुम गली में से धीरे से गुजरने जैसा है। लीजिए, पाठ का पहला अंश आपके लिए प्रस्तुत करता हूं, जिसमें कराची के बाजारों का जिक्र है। थानवी जी लिखते हैं, कराची बाजारों का शहर है। सदर बाजार, सर्राफा बाजार, जायनाब बाजार, बोहरी बाजार, बर्तन गली और बाजारों में हर दम जैसे ईद की रौनक। बाजार रात 11 बजे तक खुले रहते हैं। खरीदारों के रंग बिरंगे परिधान, बुरकों की बाढ़ यहाँ नहीं है, मानो चलन से उठ रहे हों। औरतें पतलून कम पहनती हैं, पर फैशन में सलवार के पैंच को वे टखने से ऊपर ले आई हैं। पुरुषों के सलवार कमीज के सूट, जो पूरे मुल्क में घर, दफ्तर, सब जगह राष्ट्रीय पोशाक की तरह पहने जाते हैं, यहाँ कलफ चढ़े मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि शहर में गरीबी नहीं, बड़े शोरूम हैं तो खोमचे वाले भी हैं, मगर भिखारी मुझे एक भी नहीं दिखा, झुग्गियाँ भी नहीं दिखाई दी। छावनी की सख्ती भी इसकी एक वजह हो सकती है। शहर की बसों पर इंच दर इंच भड़कीली पच्चीकारी है। आगे ये कलाकारी आपको पेशावर तक मिलेगी, लेकिन ट्रकों पर। सदर में कई दुकानें भारत के शहरों के नाम पर हैं, जैसे हमारे यहाँ कराची बेकरी, लाहौरियाँ दी हट्टी या पिंडी क्लॉथ हाउस है। यहाँ दिल्ली स्वीट्स हाउस, अंबाला स्वीट्स या दिल्ली कबाब हाउस है। दिल्ली स्वीट्स की सीढ़ियाँ चढ़कर हमने कराची का हलवा मांगा, हालांकि उसे चबाना एक कभी खत्म न होने वाली मशक्क़त लगता है। सदर में कभी एक कॉफ़ी हाउस भी आबाद था, लेकिन जैसे हमारे यहाँ उनके दिन लदे, यहाँ भी वे तरक्की की भेंट चढ़ गए हैं। सबसे दिलचस्प बात यह लगी कि यहाँ हर कोई नफीस उर्दू बोलता दिखाई पड़ता है। इसकी बड़ी वजह यह है कि कहने को कराची सिंध की राजधानी है, जबकि बड़ी आबादी मुहाजिर यानी भारत से गए मुसलमान, पख्तून, बलोच और पंजाबी समुदाय की है। वे संपर्क भाषा के बतौर उर्दू ही बोलते हैं। 1971 में उर्दू के मुद्दे पर पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया तो सिंध में अलग जोश चढ़ा। सिंध की असेंबली ने एक बिल पास कर सिंधी भाषा को सूबे की राजकीय भाषा करार दे दिया। इसके खिलाफ
दंगे भड़क गए। पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव इमदाद काजी बताते हैं कि जंग अखबार में रोज काले हाशिए में एक तर्जिया नारा छपता था जो बहुत मशहूर हुआ, उर्दू का जनाजा है जरा धूम से निकले। सरकार ने बाद में सिंध असेंबली का वह कानून रद्द कर दिया। मगर कराची से बाहर निकलते ही आपको सिंधी जुबानी सुनाई पड़ेगी, काजी बोले। वे खुद लाड़कना के हैं, उनकी उर्दू में सिंधी की लोच और सुगंध है। ये पहला अंश। अब दूसरा अंश मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं जिसमें मोहता पैलेस के बारे में जिक्र है। लीजिए सुनिए। मोहता पैलेस कराची के रईसाना क्लिफ्टन इलाके में है। क्लिफ्टन यहां सफेद बालू वाले समंदर के लिए जाना जाता है। हमारे वहां आतंक के सरगना दाऊद इब्राहिम की पनाहगाह के रूप में। बहरहाल मोहता, जिसे यहां मोहट्टा बोलते हैं, पैलेस के सामने पहुंचते ही लगा जैसे कराची में नहीं बीकानेर में आ पहुंचे हैं। थार के रेगिस्तान का सरहदी शहर बीकानेर, जहां मैं पला बढ़ा, कराची से कोसों दूर है। दोनों की कोई तुलना भी नहीं। बीकानेर राजस्थान का छोटा सा शहर है, कराची महानगर है। बीकानेर में बस रेत का समंदर है, अरब की खाड़ी से कोसों दूर। लेकिन मोहता पैलेस की देहरी पर कदम रखने से पहले सिर्फ परकोटे को देख मुझे बीकानेर के लालगढ़ महल का ख्याल आया। वही काम, वही छज्जे, झरोखे, मेहराबें और कंगूरे, वही दरवाजे और खिड़कियां, और तो और लाल बलुआ पत्थर भी वही। इस पहेली को खोलूं उससे पहले जान लें कि यह इमारत कराची की ही नहीं, पाकिस्तान की सबसे शानदार जगहों में एक है। इसलिए भी कि मोहम्मद अली जिन्ना का नाम इससे जुड़ा है। जिन्ना की राजनीति में कदम ब कदम साथ चलने वाली उनकी बहन फातिमा जिन्ना अपने आखिरी वर्षों में इसी हवेली में रहती थी। इसलिए इसे कस्र ए फातिमा, फातिमा का महल भी कहा जाने लगा। 1965 में जब उन्होंने फील्ड मार्शल अयूब खां के खिलाफ गवर्नर जनरल का चुनाव लड़ा तो एक बार की मोहता पैलेस जैसे पूरे मुल्क की राजनीति का केंद्र हो गया। लेकिन पाकिस्तान बनवाने में सीधी भूमिका निभाने वाली फातिमा जिन्ना, जिन्हें मुल्क ने मादरे मिल्लत यानी राष्ट्रमाता का खिताब दिया था, चुनाव हार गई। इसके बाद उनका सार्वजनिक जीवन कमोबेश खत्म हो गया और वे कस्र से बाहर भी कम निकलने लगी। फातिमा का इंतकाल मोहता पैलेस में हुआ। यहां से उनका जो जनाजा उठा, कहते हैं कराची में उसके बाद उतना बड़ा जनाजा नहीं देखा गया। फातिमा के बाद जिन्ना की दूसरी बहन शीरीन बाई यहाँ रही। उनके बाद ये महल उजाड़ में तब्दील हो गया। इतने विशाल भवन को कौन संभाले और जिन्ना के घर में जाकर कौन रहे। जब बेनज़ीर भुट्टो वजीर आज़म थीं, सिंध सूबे की हुकूमत ने उनसे गुजारिश की कि जिन्ना के नाम पर इस इमारत को खंडहर की शक्ल अख्तियार करने से बचाया जाए। बेनज़ीर ने 7 करोड़ रुपए खजाने से संस्कृति महकमे को जारी किए। 6 करोड़ 10 लाख रुपए देकर महकमे ने पहले मोहता पैलेस को जिन्ना के वंशजों से खरीदा और बची रकम उसके जीर्णोद्धार पर खर्च की। 4 साल बाद सितंबर 1999 में मोहता पैलेस एक अजायब घर के रूप में आवाम के लिए खोल दिया गया। इस दास्तान से कायदे आज़म जिन्ना के व्यक्तित्व और चरित्र का एक दिलचस्प पहलू खुलने वाला है। अगर आप जानना चाहें कि मोहता पैलेस वास्तव में किसका घर था और कैसे वह जिन्ना के परिजनों की संपत्ति हो गया, इसके लिए एक बार फिर बीकानेर की तरफ देखें। एक मोहता भवन वहां भी है। यह बीकानेर की शानदार इमारतों में ज़रूर है, मगर एक इमारत भर नहीं है। भुजिया रसगुल्ले वाली ख्याति के बावजूद अगर बीकानेर को राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है तो उसके यह दर्जा अर्जित करने में मोहता भवन की बड़ी भूमिका रही है। शहर का सांस्कृतिक रुतबा यूं तो अनूप संस्कृत ग्रंथालय और पल्लू क्षेत्र में निकली जैन सरस्वती की मकराना प्रतिमा से ही कायम रहता, जिसे भाषाशास्त्री और पुरातत्वविद तैसी तोरी ने ढूंढा था। मोहता भवन की गतिविधियों ने शिक्षा, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में सार्थक काम किया। इनके केंद्र में तत्वचिंतक छगन मोहता थे। छगन मोहता ने कोई औपचारिक शिक्षा की डिग्री हासिल नहीं की थी, मगर संस्कृति और दर्शन पर उनकी गहरी पकड़ थी। मानवेंद्र नाथ राय के वे निकट संपर्क में रहे लोगों में थे। लेकिन छगन मोहता ने यह भवन नहीं बनवाया, न वे धनी थे। कराची में व्यवसाय करने वाले सेठ गोवर्धनदास मोहता के बड़े बेटे राम गोपाल ने, जिनके डॉक्टर मोहता सहायक थे, बीकानेर का मोहता भवन बनवाया था
और मंझले बेटे शिवरतन ने कराची का मोहता पैलेस। गर्मी शुरू होने पर सेठ लोग ऊंटों पर सवार हो बहावलपुर और आगे रेलगाड़ी से कराची पहुंचते। सावन लगा तो वापस बीकानेर। बीकानेर में डॉक्टर छगन मोहता से हम सुनते थे कि कराची की हवेली बीकानेर के भवन से सुंदर है। तब मैंने ये कल्पना नहीं की थी कि बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के कलात्मक लालगढ़ पिता लाल सिंह के नाम पर निर्मित की शैली हूबहू दूर कराची में मौजूद होगी। बीकानेर फोन कर मैंने छगन मोहता के बेटे डॉक्टर श्रीलाल मोहता से बात की। उन्होंने बताया कि शिवरतन मोहता का जन्म कराची में हुआ था मगर बचपन बीकानेर में बीता। लालगढ़ का निर्माण शुरू हुआ तब वे और किशोरों की तरह उस तरफ सैर को जाया करते थे। 1929 में जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस के निर्माण में उसके एक हिस्से का ठेका उन्होंने लिया और अगले साल कराची में अपना घर मोहता पैलेस बनाना शुरू कर दिया, मगर उम्मेद पैलेस की तरह आधुनिक हिंदू यूरोपीय शैली में नहीं, लालगढ़ की पारंपरिक राजपूत मुगल शैली में। इसके लिए दुलमेरा, जो कि बीकानेर के पास एक जगह है, का बलुआ पत्थर बीकानेर से कराची लाया गया। इमारत पर उस समय 20 लाख रुपए का खर्च आया। इस स्थापत्य की एक और भव्य इमारत कराची में है, RGM जिमखाना क्लब। RGM यानी राम गोपाल जी मोहता। बड़े भाई के नाम पर इसे भी शिवरतन मोहता ने बनवाया था। 40 के दशक में शिवरतन मोहता सिंध के चोटी के उद्यमी हो गए थे। उनका चीनी का कारखाना बड़ा था, पर लोहे के कारोबार की वजह से आयरन किंग के नाम से जाने गए। अंग्रेजों ने उन्हें राव बहादुर, मानद मजिस्ट्रेट और GP यानी जस्टिस ऑफ पीस के खिताब दिए। क्लिफ्टन के तट, जिसे तब हवा बंदर कहा जाता था, पर इक्के दुक्के बंगले थे। बंटवारे के वक्त भी क्लिफ्टन में सिर्फ 17 घरों की आबादी थी, जिनमें मोहता पैलेस एक था। बड़े लोग वहां ठहरा करते थे। एक बार गांधी जी भी ठहरे। बंटवारा होते न होते नए मुल्क की राजधानी बन रहे कराची के प्रशासन ने कई फौरी काम किए। उनमें चर्चित रहा मोहता पैलेस का अधिग्रहण। दिलचस्प बात यह है कि लाखों लाख दूसरे हिंदुओं की तरह सेठ शिवरतन मोहता कराची में रहने के ख्वाहिशमंद थे। यह 14 अगस्त 1947 की शाम कराची में कायद आजम की ताजपोशी के मौके पर आयोजित समारोह में घटित वाकये के हवाले से साफ हो जाता है। इसका जिक्र मुझे सिंध के पहले प्रशासक और जिन्ना के करीबी अफसर रहे सैयद हाशिम रजा के संस्मरणों में मिला, जिसके कुछ अंश 1983 में डॉन अखबार में छपे थे। फातिमा जिन्ना हमेशा की तरह वहां भी भाई का साया थी। हाशिम रजा वाकये के वक्त जिन्ना की बगल में खड़े थे। रजा के अपने शब्दों में, राव बहादुर शिवरतन मोहता कराची के बेहद समृद्ध व्यवसायियों में थे। उनकी कराची में कई इमारतें थी और वे खुद क्लिफ्टन के अपने घर में रहते थे, जिसका नाम उन्होंने मोहता पैलेस रखा था। यह इमारत हमारे विदेश मंत्रालय के लिए अधिग्रहित कर ली गई। अल्पसंख्यक समुदायों के मुअज्जिज नुमाइंदे गवर्नर जनरल हाउस में आयोजित स्वागत समारोह में आमंत्रित किए गए थे। शिवरतन मोहता कायद जिन्ना के पास आए और उन्हें गवर्नर जनरल बनने की मुबारकबाद पेश की। कायद ने उनसे हाथ मिलाया। मोहता ने, जिन्होंने अपने घर के अधिग्रहण पर ऐतराज किया था, सोचा कि यह अच्छा मौका होगा कि कायद से अधिग्रहण मुक्ति करने की गुजारिश की जाए। मैं कायद के नज़दीक खड़ा था। उन्होंने मुझसे अधिग्रहण की वजह पूछी। मैंने बताया कि हमने वही घर अधिग्रहित किए हैं जिनके मालिकों के पास एक से ज्यादा इमारतें हैं। शिवरतन मोहता ने कहा कि मोहता पैलेस उन्हें सबसे अजीज है। बाद में उन्होंने जोर देकर घर वापस दिलाने का अनुरोध किया। कायद का जवाब था, शिवरतन मोहता, मैं आपके घर के अधिग्रहण को मुक्त करने में सक्षम नहीं हूं। आप इसके लिए सक्षम प्राधिकारी को अपील करें। शिवरतन मोहता मुल्क के मुखिया के मुंह से ये शब्द सुनकर हक्के बक्के रह गए कि वे यानी गवर्नर जनरल इमारत मुक्त करने के सक्षम अधिकार नहीं रखते। और सेठ मोहता ने घर और पाकिस्तान दोनों को छोड़ दिया। कहा जा सकता है कि नई मुल्क की हुकूमत को इमारतों की जरूरत थी, मगर मोहता पैलेस को छोड़ शिवरतन बाकी इमारतें देने को तैयार थे। क्या नई हुकूमत के महत्वाकांक्षी अफसर जिन्ना को खुश करना चाहते थे? गौर करने की बात है कि जिन्ना पाकिस्तान बनने के बाद भी
मुंबई का अपना बंगला अपने पास रखना चाहते थे। कभी कभी वहाँ जाने आने का मन रखते थे। भारत के उच्चायुक्त के समक्ष उन्होंने अपनी इस इच्छा का इजहार किया था, लेकिन जिन्ना पाकिस्तान बनने के अगले वर्ष ही टीवी बिगड़ने से चल बसे। मोहता पैलेस, जिसे पाकिस्तान की नवगठित सरकार ने विदेश मंत्रालय को दिया था, बाद में उसी सरकार ने जिन्ना के मुंबई के मलाबार हिल बंगले के एवज में उनकी बहन और वारिस फातिमा जिन्ना को दे दिया गया। जिन परिस्थितियों में सरकार ने पैलेस पर कब्जा किया, उनका ख्याल करते हुए फातिमा जिन्ना को इसका कब्जा लेने से शायद इनकार कर देना चाहिए था, क्योंकि जिन्ना के बाद वे मुल्क की सबसे सम्मानित नेता थीं। शायद किसी और की इमारत के लिए जिन्ना के वंशजों को भी 6 करोड़ की रकम मंजूर नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन फातिमा जिन्ना ही इसका रास्ता बना गई थी। फातिमा ने बाकायदा एक हलफनामा देकर यह दावा किया था कि जिन्ना ने 1939 में अपनी वसीयत में मुंबई का मकान उनके नाम किया था। हाँ, सेठ मोहता का बाद में क्या हुआ? सेठ मोहता बाद में भारत चले आए, मुंबई में डेरा डाला, काम धंधे बढ़ाए, सरकार में उनकी पैठ रही। 1957 में उनके बड़े भाई राम गोपाल मोहता 75 वर्ष के हुए तो उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन बीकानेर आए, प्रधानमंत्री नेहरू और इंदिरा गांधी भी। उस मौके पर छपे मोहता अभिनंदन ग्रंथ में, जिसका संपादन हिंदुस्तान के तत्कालीन संपादक सत्यदेव विद्यालंकार ने किया था, शिवरतन मोहता ने कराची के मोहता पैलेस के मामले में लिखा, सन 1930 में मैंने कराची में अपने रहने के लिए समुद्र तट पर वह मकान बनाना शुरू किया। मुझे उसको बनवाने का इतना शौक था कि मैं ऑपरेशन की हालत में भी पास के मकान से इस नए बनते हुए मकान को देखने और इंजीनियर को आदेश देने पहुंच जाया करता था। परंतु पूज्य भाई जी मुझे यही कहा करते थे कि तुम अपने रहने के लिए जो इतना बड़ा महल बनवा रहे हो वह उचित नहीं है, इससे तुम्हारा देह अंगाहार बहुत बढ़ जाएगा और यह रजोगुणी काम एक दिन दुख का कारण बन जाएगा। मैंने आपके उपदेश पर उस मकान की योजना को कुछ कम कर दिया, वह बजाय 3 मंजिल के 2 ही मंजिल बनाकर समाप्त कर दिया। इस मोहता पैलेस को लोगों ने बहुत पसंद किया। अब पूज्य भाई जी के उन दिनों के सदुपदेश व चेतावनी याद आती है। मोहता पैलेस का विशाल बाग और दालान पार कर मैं भीतर दाखिल हुआ तो ध्यान वहां इमारत की वास्तुकला से हटकर जिन्ना की शख्सियत को समझने की उधेड़ बुन में भटक जाता था। सामने एक प्रदर्शनी में जिन्ना की बहुत बड़ी तस्वीर थी, लेकिन सेठ मोहता का नाम तक कहीं अंकित न था। बाईं तरफ एक विशाल प्रदर्शनी में जिन्ना के जीवन की झांकी थी। कोई 200 तस्वीरें होंगी। उनमें सिर्फ एक तस्वीर में, जिसमें गांधी जी ने उनके कंधे पर हाथ रखा है, गांधी के साथ जिन्ना हंसते दिखाई दिए। बाकी कोई दूसरी तस्वीर नहीं थी जिसमें उनके खूबसूरत होठों की कोर पर मुस्कान भूले भटके भी कौनती हो। क्या मैं उद्गिन हो गया या यह मेरा दुराग्रह है? मुझे जिन्ना से क्या, लेकिन खीज ने आ घेरा, क्योंकि मसला शायद नैतिकता का था। राष्ट्र बन जाने के बाद कायदे आजम के नाते ही नहीं, मुल्क के रहनुमा बन जाने के बाद भी 2 चेहरे क्यों? यह एपिसोड यहीं समाप्त होता है। बहुत धन्यवाद थानवी साहब का कि उन्होंने इस अंश के वाचन की मुझे सहर्ष आज्ञा दी। आशा है आपको भी यह पसंद आया होगा। आपके फीडबैक मुझे आप मेरे ईमेल rahuljigaud@gmail.com पर भेज सकते हैं। अगली बार फिर किसी और रोचक अंश के साथ आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।